हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस शुरू कर रहे हैं, बेटा शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन, और आइसोमेरिज्म के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब तक कितने क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं? 18 कंप्लीट कर लिए हैं, 19 हमारा शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 to 24, यानी कि फिर से 6 क्वेश्चन आज आपके लिए वापस आ रहे हैं। क्वेश्चंस आज भी आइसोमेरिज्म से हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म बड़ा टॉपिक है, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए टाइम लगेगा इस टॉपिक में। इस टॉपिक से ज़्यादा भी नहीं तो अपने को कुछ क्वेश्चन तो उठाने पड़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की कुछ 6 क्वेश्चन मैंने आइसोमेरिज्म के करा दिए हैं, बाकी के 6 क्वेश्चन मैं आज यहाँ करा रहा हूँ। आज पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, जो क्वेश्चन नंबर चल रहे थे अपने, जो चेन अपनी चल रही थी उसमें 19 पर पहुँच गए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन अपने को देने हैं। 19th नंबर का जो क्वेश्चन है वो फिर एक आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन लिया है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैंने कहा कि कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखिए नीचे, इन स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है। वापस सुन लीजिए, मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं इस क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनके रिलेशन इस क्वेश्चन के अंदर नीचे दिखे हैं। इन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन ऐसा है जो गलत है, इनकरेक्ट है, हम उसकी बात करें। तो मेरे बच्चों, पहला रिलेशन यह दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड आर चेन आइसोमर। तो हम पहले चेक कर लेते हैं आखिर ये स्ट्रक्चर्स के बीच में रिलेशन क्या है, कौन है ये। तो पता लगा ये 4 कार्बन की चेन पे OCH3 लगा हुआ है, C का मतलब CH3, ठीक है। दिस इज ए ईथर, अगेन दिस इज ईथर 5 कंटेनिंग, दिस इज अगेन ईथर 5 कार्बन कंटेनिंग, दिस इज अगेन ईथर 5 कार्बन कंटेनिंग। इसका मतलब है कि 5 कार्बन के ईथर दे रखे हैं मुझे, ये सब के सब ईथर हैं, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए ये Fi तो नहीं हो सकते। यानी कि ये Fi नहीं है तो फिर क्या है? ये Fi नहीं है तो क्या है, चेक करते हैं क्या क्या रिलेशन हमारे सामने लिखे हुए हैं। पहली स्ट्रक्चर को जब मैंने देखा, पहली स्ट्रक्चर में 4 की चेन है, फर्स्ट नंबर पे मिथॉक्सी लगा है। दूसरी स्ट्रक्चर में 3 कार्बन की चेन है और OC मिथॉक्सी लगा हुआ है। जरा गौर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों। मैं कह रहा हूं कि मेरी पहली स्ट्रक्चर जो है इसमें ये बनी हुई है 4 की लॉन्ग चेन, ठीक है। इस 4 की लॉन्ग चेन में हमारे सामने एक मिथॉक्सी नीचे अपन ने लगा रखा है। अगली स्ट्रक्चर में 3 की चेन बनी हुई है, इस चेन में एक साइड चेन लगी हुई है और यहां मिथॉक्सी लगा हुआ है। ये भी अगेन 3 कार्बन का चेन है, इस पे ये इथॉक्सी लगा हुआ है। यहां फिर ये 4 कार्बन का चेन है और इसके सेकंड कार्बन पर मिथॉक्सी लगा हुआ है। जैसे ही मेरे सामने स्ट्रक्चर आई, मैंने सबकी लॉन्ग चेन बना दी, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए थे उनकी पोजीशंस क्लियर कर ली। फाइनली मैं समझ गया कि कौन कौन कहां कहां लगा हुआ है। अब जब मैंने चेक किया तो पता लगा मुझे पहली और दूसरी स्ट्रक्चर जो है, पहली और दूसरी स्ट्रक्चर में चेन डिफरेंट है। यहां 4 की चेन है, यहां 3 की चेन बन रही है। इट मीन्स बोथ आर CI विद ईच अदर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि जब भी आपको आइसोमर्स के बीच का रिलेशन निकालना हो तो रिलेशन सिमिलरिटी से नहीं आएगा, रिलेशन इस चीज से आएगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने पहली स्ट्रक्चर और दूसरी स्ट्रक्चर के बीच देखा तो सिमिलर क्या था, फंक्शनल ग्रुप, दोनों में मिथॉक्सी, और डिफरेंस क्या था, चेन, लॉन्ग चेन। पहली वाली स्ट्रक्चर में 4 की चेन और दूसरी वाली स्ट्रक्चर में 3 की चेन। इससे मुझे समझ में आ गया कि ये दोनों के दोनों चेन आइसोमर ही हैं। इट मींस माय फर्स्ट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर पे चलते हैं।
यानी कि बी ऑप्शन पर फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर। अब पहली स्ट्रक्चर को थर्ड स्ट्रक्चर के साथ अपने को क्या करना है, वापस चेक करना है। तो पहली और थर्ड स्ट्रक्चर को जब मैंने देखा तो यहां भी 4 की लॉन्ग चेन और यहां 3 का लॉन्ग चेन, 4 की लॉन्ग चेन में 3 से आप कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप चेन में परिवर्तन कर रहे हैं, चेन को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब पहली और तीसरी स्ट्रक्चर एक दूसरे की चेन आइसोमर है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे सवाल करेक्ट की बात नहीं कर रहा, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तीसरे ऑप्शन पे पहुंचे मेरे बच्चों, फर्स्ट एंड फोर्थ आर पोजीशन आइसोमर्स। फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इज फोर्थ। यहां भी 4 का चेन, यहां भी 4 का लॉन्ग चेन, यहां फर्स्ट पे मिथॉक्सी है और यहां सेकंड पे मिथॉक्सी है। इट मींस पोजीशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप्स आर डिफरेंट इन बोथ स्ट्रक्चर, सो बोथ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट पोजीशन आइसोमेरिज्म विद ईच अदर। इसका मतलब मेरा तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। अब मैं चलता हूं चौथे नंबर पर। चौथी स्ट्रक्चर कहती है सेकंड एंड थर्ड आर मेटामर्स। ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड। जरा चेक करते हैं दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं या नहीं। पता तो करें कि दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं या नहीं। जब मैंने देखा कि सेकंड और थर्ड, सेकंड में 3 की चेन, इसमें भी 3 की चेन, इधर एक कार्बन सेकंड नंबर पे लगा है, इधर ओ पर मिथॉक्सी है, यानी कि ये मिथॉक्सी बना हुआ, ओ पे एक कार्बन है, यहाँ ओ पर 2 कार्बन, ये इथॉक्सी है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ईथर हैं। और जैसा कि हमने जानते हैं कि जब सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, दोनों सेम चीजें होती हैं और फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड लगी हुई कार्बन चेन डिफरेंट हो जाती हैं तो मेटामर कहलाते हैं। तो भैया फिर तो मेरे हिसाब से तो चौथी लाइन भी सही है। फिर इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो मालूम चला इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब इसका जवाब देंगे मेरे बच्चे, देखते हैं कौन सा बालक इसका जवाब जल्दी से देता है। सवाल है कि इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। वापस चेक कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड, पहली स्ट्रक्चर 4 की चेन, दूसरी स्ट्रक्चर में 3 की चेन, क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है? साहब हैं। अब आ जाइए फर्स्ट एंड थर्ड, देखें तो सही कौन सा गलत किया, चारों के चारों सही कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में 4 की चेन, थर्ड में 3 की चेन। फर्स्ट में ये रहा फर्स्ट नंबर पर मिथॉक्सी और फर्स्ट में ये रहा इथॉक्सी। गौर से देखिए, पहली स्ट्रक्चर और तीसरी स्ट्रक्चर को आप जब जज कर रहे थे तो गलत जजमेंट था आपका, क्योंकि पहली स्ट्रक्चर में ये 4 की चेन है जिस पे मिथॉक्सी लगा रखा है और दूसरी स्ट्रक्चर में 3 की चेन कर दिया आपने, लेकिन इस पे इथॉक्सी कैसे कर दिया। चेन आइसोमेरिज्म में आप ग्रुप कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको एक नजर में ये चेन आइसोमर लगा, ऑप्शन में चेन आइसोमर दिख गया, आप कंफ्यूज हो गए, जाग आ गए आपके और आपने गलत आंसर टिक कर दिया। सत्य ये है कि ये वाला आंसर सही नहीं है। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड चेन आइसोमर नहीं हो सकती। चेन आइसोमर का मतलब होता है जब चेन बदले, ग्रुप नहीं। आप पहली को दूसरी के साथ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। जब आप पहली स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरह से और दूसरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरह से, इसको चेन आइसोमर्स कहते हैं, क्योंकि यहां ग्रुप को चेंज नहीं किया है आपने, ग्रुप सेम रखा और चेन बदल दी। ये 3 की चेन, ये 4 की चेन, अब ये चेन आइसोमर हैं, इसको चेन आइसोमेरिज्म बोला जाता है। जबकि पहली और तीसरी में आपने बड़ी भारी गड़बड़ की है। पहली में 4 की चेन है, दूसरी में चेन तो आपने 3 की कर दी, लेकिन आपने ग्रुप ही बदल दिया। अब जब ग्रुप बदल दिया तो फिर ये चेन आइसोमर नहीं हो सकते, इसलिए आपका आंसर सेकंड होगा। यानी कि सेकंड आंसर एक गलत और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमारा क्वेश्चन कह रहा था सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सब ठीक है, केवल सेकंड गलत है। बहुत ही शानदार सवाल है। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं, एक बार देख के तो गलत ही करके आते हैं।
क्यों गलत करके आते हैं? उनको लगता है कि 4 की चेन को 3 में बदल दिया, चेन आइसोमर होगी। अरे 4 की चेन को जब 3 में बदल रहे हो तो बदलो, मना थोड़ी कर रहे हैं। ग्रुप को हाथ मत लगाओ, ग्रुप चेंज करने का किसने कहा आपसे? इसलिए आपका सवाल जब आप करें तो देख लें, चेन आइसोमर में सिर्फ रूट चेन बदलनी चाहिए, कहीं आप किसी की पोजीशन या किसी ग्रुप को ही ना बदल रहे हो। मिथॉक्सी और इथॉक्सी बोथ आर द डिफरेंट ग्रुप, इसलिए चेन आइसोमर नहीं हो सकते। अब मैं लेके चलता हूं अपने बच्चों को अगले सवाल की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगले सवाल को देखिए। इस सवाल में भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, हो सकता है कि ये इस साल पूछ लिया जाए। सवाल क्या है देखिए। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट टोटोमेरिज्म। मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। अब देखो इस सवाल को, कौन टोटोमेरिज्म दिखाएगा? अब टोटोमेरिज्म शर्त क्या लिखता है, कौन सी कंडीशन लगती है इस टोटोमेरिज्म के अंदर? टोटोमेरिज्म कहता है कि भैया जब टोटो होती है ना तो कीटो इनोल में बदलता है। जब टोटो होती है तो नाइट्रो आइसोनाइट्रो में बदलता है। जब टोटो होती है तो नाइट्रोसो आइसोनाइट्रोसो में बदलता है। डियर स्टूडेंट, नाइट्रो आइसोनाइट्रो भी बोल सकते हो और इसे एसिडिक नाइट्रो भी बोल सकते हो। आप चाहें तो इसे एसिनाइट्रो भी बोल सकते हैं। तो 3 तरह के कंपाउंड जनरली, ऐसे तो औरों में भी हो सकती है, जनरली अपने को इनके बारे में सुनना है। कीटो इनोल में बदलता है, नाइट्रो एसिनाइट्रो में बदलता है, एसिडिक फॉर्म में बदलता है, नाइट्रोसो आइसोनाइट्रोसो में बदलता है, तब हम बोलते हैं कि टोटोमेरिज्म हो गई। अब इस काम के लिए मुझे कंपाउंड में या तो कीटो ग्रुप दिखना चाहिए, या नाइट्रो दिखना चाहिए, या नाइट्रोसो दिखना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब दूसरी चीज, इसके साथ साथ मुझे एक और चीज चाहिए। क्या? इन ग्रुप्स की रेस्पेक्ट में अल्फा एच नजर आ जानी चाहिए। अल्फा एच मतलब कीटो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, नाइट्रोसो की रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू दीज ग्रुप्स, या इनकी जगह कोई भी स्ट्रॉन्ग निगेटिव ग्रुप भी हो सकता है। इनकी रेस्पेक्ट में अगर मुझे एक भी अल्फा एच दिख गई तो टोटो हो गई। मतलब मैं पहचानूंगा कैसे कि ये अल्फा एच? मेरे कहने का मतलब, जैसे कि NO2 ग्रुप है तो NO2 से जुड़े कार्बन पर H चाहिए, ये अल्फा एच। अल्फा का मतलब यहां कोई पोजीशन नहीं बता रहा है, अल्फा का मतलब यहां रिएक्टिव एच के लिए किया जा रहा है। आप अल्फा किसे मानेंगे? जो रिएक्टिव होगी। यहां रिएक्टिव कौन होगी? NO2 से जुड़े कार्बन की H। आप इसे पोजीशन के थ्रू मान लीजिए चाहे रिएक्टिविटी के थ्रू, क्योंकि पोजीशन के थ्रू आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। कई जगह अल्फा किसको मान लेते हैं, कई जगह अल्फा किसको मान लेते हैं। तो यहाँ अल्फा तो बस एक नोटेशन है, आप किसी न किसी तरीके से तो इसको रिप्रेजेंट करते ना, इनको अल्फा बोल दिया गया बस ये। बाकी कुल मिला के मतलब ये कि हमें रिएक्टिव एच चाहिए। जैसे एल्डिहाइड है तो मुझे इस तरीके की एच एल्डिहाइड में चाहिए, ये अल्फा एच है। अगर एल्डिहाइड मुझे ऐसा मिल गया HCHO, इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी। ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ऐसा नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब, मेरे पास बेंजीन की रिंग है और इस पे CHO लग गया, ये अल्फा एच नहीं है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए।
अल्फा एच, मतलब मुझे इन रिएक्टिव ग्रुप्स की रेस्पेक्ट में, यानी कि इनसे डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर एच चाहिए, कम से कम एक तो चाहिए। ओके, तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी टोटोमेरिज्म। अब समस्या क्या आ रही है देखिए आप, अब एक भारी समस्या आती है। हम ये भूल जाते हैं कि कीटो से इनोल का बनना टोटोमेरिज्म है। तो भाई साहब, इनोल से कीटो का बनना भी तो टोटोमेरिज्म है। अरे जब कीटो से इनोल बनता है तो इनोल से कीटो भी बनता है, बिकॉज कीटो एंड इनोल बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स। ये दोनों एक दूसरे में कंटिन्यू बदलती रहती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर्स डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहती है। इसीलिए स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती हैं। इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत आसान नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉसिबल ही नहीं होता। अगर कीटो और इनोल दोनों की परसेंटेज अप्रोप्रिएट है तो उन्हें सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती तो गलत बात है। आप टोटोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर कीटो फॉर्म मान लीजिए 99% से भी ज्यादा है और इनोल बहुत कम है तो फिर आप सेपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कीटो और इनोल की परसेंटेज अच्छी खासी है, दोनों अप्रोप्रिएट वैल्यूज शो कर रहे हैं, तो उन्हें सेपरेशन दिया जा सकता है। चलिए मैं अपनी बात पर आता हूं। मैंने कहा कीटो जब इनोल में बदल सकता है तो इनोल भी तो कीटो में बदल सकता है। दिस इज इनोल, इसका मतलब ये टोटो दिखाएगा, क्योंकि इनोल भी तो कीटो में बदल सकता है। मुझे कीटो मिल जाता तो भी मैं कह देता, और मुझे इनोल मिल गया तो भी मैं कह रहा हूं कि टोटोमेरिज्म होगी, इसके अंदर टोटो हो जाएगी। ऐसे ही सवाल नहीं आए हैं, बड़े सेलेक्टेड सवाल है। ऑप्शन ऐसे ही नहीं बने हैं, ये बहुत सोच के ऑप्शन बनाए गए, और यही ऑप्शन, यही क्वेश्चंस नीट के पेपर में यूज होंगे। यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन नीट के पेपर में यूज होंगे। कर लो। ये है इनोल, ये बनाएगा कीटो और हो जाएगी टोटोमेरिज्म। सब वो तो करेगा। अब बाकी तो देखो और भी तो हैं। ये भी करेगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रो जब नाइट्रोसो में बदलता है, सॉरी, नाइट्रो जब ऐसी नाइट्रो में बदलता है तो ऐसी नाइट्रो भी तो नाइट्रो में बदल सकता है। जब नाइट्रोसो आइसोनाइट्रोसो में बदलता है तो आइसोनाइट्रोसो भी तो नाइट्रोसो में बदल सकता है। ये दोनों भी तो एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टिबल होती है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज आइसोनाइट्रोसो स्ट्रक्चर। आप इसे नाइट्रो में बदल सकते हैं। जब कीटो इनोल में और इनोल कीटो में बदल सकता है तो नाइट्रोसो आइसोनाइट्रोसो में और आइसोनाइट्रोसो नाइट्रोसो में बदल सकता है। दिस इज आइसोनाइट्रोसो ग्रुप, दिस इज आइसोनाइट्रोसो ग्रुप। आप गौर से देखिए, एक तरीके से ऑक्सिम जैसा नजर आता है। इस स्ट्रक्चर को भी आप टोटोमेरिज्म करके नाइट्रो में बदल सकते हैं। लो जी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, दो का तो क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है आंसर ऑल आएगा। ऑल क्यों आएगा? ऑल ऑल इसलिए आएगा क्योंकि दो जगह तो राइट के निशान लग गए हैं। अभी तीसरा भी करेगा, इसका मतलब तीसरी स्ट्रक्चर एक बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। डियर बाबू, बाईसाइक्ल स्ट्रक्चर के अंदर भी एक लॉजिक लगता है, एक रूल लगता है जो साइंटिस्ट ब्रेट ने दिया था। और ब्रेट का रूल बोलता है कि अप टू 7 कार्बन कंटेनिंग बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर, 7 कार्बन तक की बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर में ब्रिज हेड कार्बन पर, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये और ये ब्रिज हेड का मतलब जो ब्रिजेस से जुड़े हो। देखो इन दोनों कार्बन से एक ब्रिज ये जुड़ा हुआ है, एक रास्ता ये जुड़ा हुआ है, एक पाथ ये जुड़ा हुआ है। ब्रिज हेड कार्बन पर लगी हुई H टोटो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ब्रिज हेड कार्बन पर लगी हुई H टोटोमेरिज्म नहीं दिखा सकती। ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी
प्लेनरिटी नहीं आ सकती। ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता। ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों कंडीशन sp2 बनाती है इस कार्बन को। sp2 कार्बन प्लेनर होता है और ब्रिज हेड कार्बन 3D होता है। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए प्लेनरिटी नहीं दिखा सकता। तो ये हमें क्यों दिखा रहे हो आप? हमारे सवाल का जवाब दे। प्लेनर का कहां रोल आ गया बीच में? भैया वो ही समझा रहा हूं। ये रहा कीटो, ये कीटो लगा रखा है मैंने, और मुझे पड़ोस में कहीं एक अल्फा एच चाहिए, किसी भी तरफ, या इधर, कहीं भी एक तरफ अल्फा एच चाहिए। अगर मुझे इधर मिल गई तो भी, और इधर, ओहो, इधर तो एच काम ही नहीं आ सकती। ये वाली एच तो काम ही नहीं आ सकती, क्योंकि ब्रेट ने मना कर रखी है। तो ये तो काम में आ सकती है, ये तो मना नहीं कर रखी, नहीं इसकी मना नहीं कर रखी, इसलिए इसमें भी टोटो हो जाएगी। कीटो ग्रुप के जस्ट बगल में अल्फा एच मौजूद है, वो अल्फा एच रिएक्टिव है, वो अल्फा एच माइग्रेशन करेगी, वो अल्फा एच इनॉल बनाएगी, टोटोमेरिज्म दिखाएगी। और यही मेरा सवाल है कि कौन कौन टोटोमेरिज्म दिखाएगा? माय आंसर इज ऑल, चारों दिखाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अगला सवाल, एक और सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन इन फॉलोइंग। इन 3 स्ट्रक्चर्स में इनोलाइजेशन का ऑर्डर बताना है। मतलब इनमें टोटो होगी, वो खुद ही मान रहा है कि इनमें टोटो होगी, ठीक है साहब। अब इनमें किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। मैं ये जानना चाहता हूं किस में इनॉल जल्दी बनेगा, किस में कम, किस में और कम। इनोलाइजेशन का ऑर्डर, यानी कीटो टू इनॉल कन्वर्जन की रेट देखनी है मुझे। कैसे देखेंगे मैं बताता हूं कैसे देखना है। अब कई बार बच्चा क्या सोचता है कि सर इसमें, ये देखिए सर, इसके अंदर 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच। सर देखिए इसमें 3 and 3 6 अल्फा एच। और इधर देखिए सर, ये रहा कीटो, ये रही 2 अल्फा एच, और इधर भी 2, ये 4 अल्फा एच हो गई। बालक एक कॉन्सेप्ट रटे हुए है कि इनोलाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। डियर स्टूडेंट, अल्फा एच देख के मैंने इनोलाइजेशन का ऑर्डर लिखा। मैंने कहा सेकंड में सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन होगा, उससे कम थर्ड में होगा, और सबसे कम फर्स्ट में होगा। इस कॉन्सेप्ट से मैंने आंसर दिया और मेरे कट गए पूरे 5 नंबर। 4 इसलिए कटे क्योंकि आंसर गलत है, और 5वां इसलिए कटा कि तूने हिम्मत कैसे की गलत आंसर देने की। गलत आंसर, वो भी नीट के पेपर में। अच्छा, इसलिए एक और नंबर काट डाला। अब समस्या ये आ रही है, आखिर गलती हुई कहां है? कॉन्सेप्ट तो यही है। तो मालूम चला मूर्ख, ऑप्शन ये है ही नहीं। तो फिर ऑप्शन क्या है? ये आंसर सही है ही नहीं। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड सबसे ज्यादा, थर्ड उससे कम, फर्स्ट उससे कम, यह आंसर हो ही नहीं सकता। यह आंसर नहीं है ना।
अच्छा, तो फिर क्या है आंसर? इसका आंसर लाने के लिए तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। अब मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तो देखो, मैंने पहले तो ये बता दिया कि बच्चा गलती क्या करता है। अब जरा इसको सही करते हैं। समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि हमारा कॉन्सेप्ट हमने गलत याद कर रखा था। इनोलाइजेशन प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच ही है, लेकिन वो नंबर ऑफ अल्फा एच कीटो में नहीं देखनी, इनोल में देखनी है। अल्फा एच कीटो में नहीं देखना है, इनोल में देखना है। अरे मूर्खों, इन ऑल का मतलब इन प्लस ऑल है। इन का मतलब एल्कीन कहलाता है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से शो करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड्स ऑन अल्फा एच। तो जितनी ज्यादा अल्फा एच इनॉल में होगी, जितनी ज्यादा अल्फा एच इन में होगी, वो इन उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी गेन करेगा। जितना स्टेबल इन बनेगा, उसका इनॉल उतना स्टेबल होगा। जितना स्टेबल इनॉल होगा, टोटोमेरिज उतना ही जोर से होगा। गुरु जी वापस समझाना, वापस समझो मैं क्या समझा रहा हूं। इधर देखो, इनोलाइजेशन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, लेकिन हम इसको गलत तरीके से लेते हैं। वो अल्फा एच हम किस में ढूंढ रहे होते हैं? कीटो में। अरे मूर्खों, कीटो की स्टेबिलिटी कब से अल्फा एच से देखी जाने लगी? ये कौन सा कॉन्सेप्ट बना लिया? खुद के ही मन में बना लिया नया कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ अल्फा एच इन इनॉल देखनी है, मतलब आपने तो मुझे कीटो दिए हैं, मैं इनॉल में कैसे देखूं? तो इनॉल बना ले, सबके इनॉल बना ले। ओ, सबके इनॉल बनाने पड़ेंगे, बनाने तो पड़ेंगे। मैंने इसका इनॉल बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब इनॉल बनाना तो आता है ना, एग्जाम है 1-1.5 महीने बाद। इनॉल बनाना नहीं है तो फिर हवा खाओ। इनॉल बनाना नहीं आता तो फिर क्या क्या मतलब क्या? बाय गॉड, फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो? हाँ, इनॉल तो बनाना आना ही चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अल्फा एच निकल के O पे पहुंच गई, C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इनॉल बन चुका है इसका। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH CH3, इनॉल बन चुका है इसका। देखो, O पर H चली गई, ये डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका बना रहा हूं, ये रिंग बना दी, ये डबल बॉन्ड और ये OH। लो जी, इसका भी इनॉल बन गए, सबके इनॉल बन गए। सबके इनॉल बन गए कि नहीं बन गए? हैं? हाँ, बन गए। इसके इनॉल में अल्फा एच। अब अल्फा एच काउंट करना सीखो। डबल बॉन्डेड कार्बन की एच को अल्फा एच नहीं कहते, उसके पड़ोस में जो कार्बन है sp3 हाइब्रिड कार्बन, उसकी एच को अल्फा एच कहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगी एच अल्फा एच नहीं होती, बल्कि इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े sp3 कार्बन पर लगी एच को अल्फा एच कहते हैं। अल्फा एच के नाम पे यहां जीरो है, एक भी नहीं है अल्फा एच, एक भी अल्फा एच नहीं है। sp2 कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन की एच को अल्फा एच नहीं कहते। यस, ये डबल बॉन्ड का कार्बन, ये हो गया sp2। इस sp2 कार्बन के बगल में ये रहा sp3 और इसकी एच होगी अल्फा एच। मेरे पास यहां 3 अल्फा एच है मेरा बच्चा,
3 अल्फा H है यहां, उधर पहुंचो। ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन, ये दोनों के दोनों sp2 कार्बन, इन दोनों के बगल में CH2 लगे हैं। ये भी अल्फा H है, ये भी अल्फा H है। टोटल यहां 4 अल्फा H है। यहां 0 अल्फा H, यहां 3 अल्फा H, यहां 4 अल्फा H। बताओ किस इन के रेस्पेक्ट में अल्फा H ज्यादा मिली? सर इसके। जिस इन में अल्फा H ज्यादा है वो इन स्टेबल होगा, उस इन के चक्कर में वो इनोल स्टेबल होगा, और उस इनोल के चक्कर में उसमें इनोलाइजेशन ज्यादा होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन किस में होगा? थर्ड में। उससे कम सेकंड में, सबसे कम फर्स्ट में। सबसे ज्यादा थर्ड में, उससे कम सेकंड में, उससे कम फर्स्ट में। यह है आपके इस सवाल का जवाब। हम चलते हैं अपने बच्चों को लेके अगले सवाल की ओर। बहुत ही शानदार सवाल एक और, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। डियर बच्चों, एक बार फिर से इस सवाल को समझने की कोशिश करें। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है? एसिमेट्रिक का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरेलिटी हो। आई मीन ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी स्ट्रक्चर किसी भी तरह से एसिमेट्रिक हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एसिमेट्रिक या डिस्टर्ब्ड स्ट्रक्चर मौजूद हो। डिस्टर्ब, इंटरनल डिस्टर्ब स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर्स क्या मानी जाएगी? कायरल मानी जाएगी। वो स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक मानी जाएगी। मैंने इस स्ट्रक्चर को देखा, इस कार्बन पर 1, 2, 3 और एक H, चारों वैलेंसी अलग अलग हैं। मैं समझ गया कि यह कार्बन कायरल है, और जहां एक भी कार्बन कायरल होगा वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो जाएगा। अगर किसी कार्बनिक स्ट्रक्चर में 50 कार्बन्स हैं, उन 50 में से एक कार्बन भी कायरल है तो वो एसिमेट्रिक है। ये एसिमेट्रिक है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन। याद कीजिए, इस डिजाइन को हमने पिछली क्लास में बताया था। दिस इज क्यूमुलिन। क्यूमुलिन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर है। इवन नंबर डबल बॉन्ड, देखो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, और जिनमें डबल बॉन्ड इवन नंबर होते हैं, जिन क्यूमुलिन में डबल बॉन्ड इवन नंबर होते हैं, वो स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक होती हैं। ये भी एसिमेट्रिक है। एलानिन CH3CHNH2COOH, दिस इज अगेन कायरल कार्बन। ये भी एसिमेट्रिक है। ये भी एसिमेट्रिक है। ये फिर से क्यूमुलिन आ गई, लेकिन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड नंबर हैं। और मैंने आपको बताया था ऑड नंबर अगर डबल बॉन्ड हैं तो फिर वो सिमेट्रिक बन जाती है, एसिमेट्रिक नहीं रहती, प्लेनर हो जाती है वो स्ट्रक्चर। ये कायरल नहीं है, ये एसिमेट्रिक नहीं है। इधर आइए, इस कार्बन पर देखिए, एक तरफ Cl, एक तरफ Br, लेकिन इधर आके देखेंगे तो दोनों साइड सेम कंडीशंस हैं।
सेम मास है दोनों तरफ, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 और ये CH, ये CH3, ये कट गया, जो कट गया वो इक्वली बट गया, ये दोनों साइड बट गए बराबर से, आधा CH3 इधर, आधा CH3 इधर, आधा CH इधर, आधा CH इधर, CH2 इधर, एक CH2 इधर, एक और CH2 इधर, एक और CH2 इधर, ये C आधा आधा बट गया, ये भी, ओह वो सब बर्बाद हो गया, यहां तो कायरलिटी खत्म हो गई, है ही नहीं अब, ये भी कायरल नहीं है। पहली स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक, दूसरी स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक, तीसरी स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक, चौथी स्ट्रक्चर नो, पांचवी स्ट्रक्चर नो, ये भी एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर लगी हुई चीजें बराबर से बट जाएंगी। आ रही है कि समझ में? तो क्या करें फिर, करना क्या है, करना क्या है ये बताइए। कुछ नहीं करना, आपको बताना है कि इनमें एसिमेट्रिक कौन कौन सी हैं। ए है, बी है, सी है और ये आपका आंसर है। डन। आगे हम अब अपने बच्चों को लेकर चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है 23, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बहुत ही शानदार सवाल। हमें इसमें कायरल कार्बन ढूंढने हैं। कितने कायरल कार्बन है मेरे बच्चों? ये कार्बन कायरल है। क्यों? क्योंकि इसके लगी चारों वैलेंसीज डिफरेंस अलग अलग है। ये कार्बन भी कायरल है, इस पे लगी चारों वैलेंसीज भी अलग अलग हैं। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये कायरल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर इधर और इधर सेम चीजें लगी हैं। और ये देख के बच्चा कहता है कि आंसर आएगा 2, कि 2 कायरल कार्बन है। ऐसा बोलते उसके नंबर कटते हैं पूरे 5, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि अगर मेरे पास ये कार्बन कायरल हो, ये भी कार्बन कायरल हो, ये दोनों सेम हो, लेकिन बीच वाले पर लगी हुई चीजें अलग अलग हो, तो इसे भी कायरल माना जाएगा। और मैं यहां नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स 3 बताऊंगा, कायरल कार्बन 3 बताऊंगा। लेकिन बट किंतु परंतु मेरे बाबू, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसी है, ये कार्बन कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है, दोनों के दोनों सेम हैं, दोनों के दोनों सेम हैं, लेकिन बीच वाले के ऊपर लगी हुई चीजें सेम दे रखी हैं, तो फिर ये कार्बन कायरल नहीं माना जाएगा। ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। यहां नंबर ऑफ कायरल सेंटर सिर्फ 2 माने जाएंगे। वापस सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। 2 कायरल कार्बन के बीच में आया हुआ कार्बन भी कायरल होगा यदि उस पर लगी हुई दोनों वैलेंसीज अलग अलग हो। 2 कायरल कार्बन के बीच में आया हुआ ऐसा कार्बन जिस पे लगी दोनों वैलेंसी सेम है, तो फिर वो कायरल नहीं माना जाएगा। ये कायरल है, वो कायरल नहीं है। ये कायरल है, इसको बोलते हैं सूडो कायरल कार्बन, फॉल्स कायरल कार्बन। इस कायरल कार्बन को गिनते हुए मैं बताऊंगा और मेरा आंसर होगा सी, कि इस स्ट्रक्चर में 3 कार्बन कायरल हैं। तो मेरे बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। ठीक है,
अब चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएंगे अपने बच्चे आगे की तरफ अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इसका प्रीव्यू देखिए आप। बहुत ही शानदार सवाल। क्वेश्चन है नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आपको दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताइए। अब एक बड़ी भारी समस्या आती है मेरे बच्चों के सामने। वो जो स्टीरियो आइसोमर्स है ना, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है सुनिए। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स में 3 तरह के आइसोमर होते हैं। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और एक कन्फर्मर आइसोमर्स। डियर स्टूडेंट, इनमें से ये 2 एक तरह की होती हैं, दोनों के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं, इसलिए इनको कॉन्फ़िगरेशन आइसोमरिज्म कंबाइंडली कह देते हैं। अब जब भी हमसे सवाल ये पूछता है कि नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताइए, तो बच्चा क्या सोचता है कि इन तीनों को बताना है? नहीं, हमें इसको कभी भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि कन्फर्मर्स ऑलवेज बी इनफाइनाइट। अगर आप इसे काउंट करके आंसर देंगे तो नंबर ऑफ कन्फर्मर्स हमेशा इनफाइनाइट ही आएंगे। समझ में आ रहा है? हमें केवल इसको और इसको काउंट करना है। जीआई काउंट करेंगे और ओआई काउंट करेंगे, जबकि सवाल हमसे क्या कर रहा है? नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताइए। अब बात यह आती कि क्यों भाई साहब ऐसा क्यों किया आपने? केवल आप जीआई और ओआई ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? ये तो बताओ क्या दिक्कत है, सीआई में क्या दिक्कत है? एक्चुअली कन्फर्मर आइसोमर्स जो होते हैं ये जो है बहुत ही, जस्ट ए मिनट मेरे बच्चों, कन्फर्मर्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टिबल्स रहते हैं। कहने का मतलब कन्फर्मर्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, इस तरह से स्ट्रक्चर्स इंटर कन्वर्टिबल रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस इतना कम होता है कि उनका सेपरेशन भी आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। इसलिए क्या होता है मेरे बच्चों, कन्फर्मर्स जो होते हैं उनको हमेशा इनफाइनाइट बोला जाता है। आपने खूब पढ़ा होगा कन्फर्मर आइसोमेरिज्म के अंदर कि कन्फर्मर्स 3 तरह के होते हैं मोस्टली, जिनमें से आप किसी को जो है स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं ना, स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। वो सारी एक दूसरे के साथ कंटिन्यू बदलती रहती है, इसलिए वो कभी सेपरेट नहीं होती। अगर मैं बात करूं एथेन की, एक इथेन के मॉलिक्यूल के कन्फर्मर बताइए तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। मैं कहूं प्रोपेन में कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। मैं कहूं ब्यूटेन में कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। सब में इतने बनते ठीक है। तो कहने का मतलब कभी भी ये काउंट ही नहीं किए जाते, और उसके पीछे रीजन होता है कि ये स्टेबल नहीं होते, ये सेपरेट नहीं होते, इसलिए काउंट नहीं किए जाते। तो जब भी नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछेंगे आपसे, आपको 2 ही जवाब देने हैं, एक जीआई और एक ओआई। अब आगे बढ़ते हैं। जनरली नंबर ऑफ जीआई के कई फॉर्मूला हैं, मैं उन फॉर्मूलाज को डिस्कस नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ जीआई निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n से हम क्या निकालते हैं? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ जीआई 2 की पावर n। समझ रहे हैं बेटा? 2 की पावर n एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जीआई निकालने का फॉर्मूला है, और नंबर ऑफ ओआई भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में 2 की पावर n से ही निकलता है।
अगर एक मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो तो उसमें 2 की पावर n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ GI सेंटर और नंबर ऑफ OI सेंटर, यानी कि ज्यामिति समावयवी केंद्र, प्रकाशिक समावयवी केंद्र। प्रकाशिक समावयता निकाल रहे हो तो प्रकाशिक समावयवी केंद्र, इट मींस OI सेंटर्स की बात करते हैं। ज्यामिति समावयवी निकाल रहे हो तो GI सेंटर्स यानी ज्यामिति समावयवी केंद्रों की बात करते हैं। अब नंबर ऑफ GI 2 की पावर n, नंबर ऑफ OI 2 की पावर n। तो ये तो होता है GI सेंटर, जो GI रिप्रेजेंट कर सके वो GI सेंटर। आखिर GI कौन रिप्रेजेंट करता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, एवरी कार्बन हैव 2 डिफरेंट ग्रुप, यहां A B, यहां A B, मतलब एक कार्बन पर 2 चीजें सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसे भले ही सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कार्बन पर 2 चीजें सेम ना हो। अगर यहां A होता, यहां भले ही AB होता, तो फिर ये GI शो नहीं करता। मैं कह रहा हूं C डबल बॉन्ड C, यहां AB है, यहां XY है, ये GI करेगा, ये GI सेंटर है। ऐसा सेंटर जिससे GI शो हो जाए, एक सिस और एक ट्रांस बन जाए, GI बन जाए, वो GI सेंटर कहलाता है। दिस इज GI सेंटर, समझे? ये GI सेंटर है। एक कार्बन पर 2 चीजें अगर सेम लगा दी तो हवा खाओ, इधर सेम कर दी, ये GI शो नहीं करेगा। अब आप इस कार्बन को देखिए, यहां ये कार्बन इनके ऊपर लगा है CH3 और C के ऊपर इधर लगा है कुछ डबल बॉन्ड के साथ, इधर ये H हो गई, इधर ये H हो गई। देखो इस कार्बन पे दोनों चीजें डिफरेंट हो गई, इस पे भी दोनों चीजें डिफरेंट हो गई। ये सेंटर GI सेंटर का काम करेगा, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जी, ये GI सेंटर हो गया, ठीक है भाई साहब। अब समझ में आया क्यों PDF यूज करते हैं हम? हाथ से लिखते हैं फिर PDF यूज करते हैं, ताकि हम इस क्वेश्चन को इसी पे समझा सकें और ये क्वेश्चन गंदा भी ना हो, इसको साफ करके वापस समझा सके, तो मतलब आसान हो जाए तुम्हारे लिए, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो मेरे बच्चों, ये सेंटर GI सेंटर है, ये सेंटर भी GI सेंटर है, और ये हो गया कायरल कार्बन, यानी कि ये बन गया OI सेंटर। GI सेंटर, GI सेंटर, OI सेंटर, बाय गॉड। अब बात ये आती है कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ GI निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n, नंबर ऑफ OI निकालने का फॉर्मूला भी 2 की पावर n इफ मॉलिक्यूल्स आर असिमेट्रिक। समझे? तो ठीक है, मैंने भी यही किया, पहले GI निकाल लिए, क्योंकि मेरे पास GI सेंटर भी और OI सेंटर भी है। मैंने GI निकाले 2 की पावर n से, n का मतलब GI सेंटर, दो सेंटर GI के हैं, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गए GI। लेकिन भैया हम आपसे GI नहीं पूछ रहे हैं, हम तो टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछ रहे हैं, तो बता देंगे, कौन मना कर रहा है। ये तो GI बताए हैं, अब हम आपको OI बताएंगे, फिर इनको गिन के बता देंगे आपको। ओके बेटा, ये OI 2 की पावर n OI का भी फॉर्मूला है, 2 की पावर n से ही हम OI निकालते हैं। और यहां OI सेंटर केवल एक ही है, एक ही सेंटर जो OI को शो कर सकता है, कायरल सेंटर एक ही है। n की जगह 1 लगाया, आंसर आया 2, तो 4 तो GI बने, 2 OI बने, दोनों को मिला के मैंने आंसर लिख दिया 6 हो गए। मैंने कहा सर 6 बनेंगे, 6 बनेंगे। भाई GI सेंटर से GI निकाल लिए, OI सेंटर से OI निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए, टोटल चाहिए ना आपको? अरे टोटल ही चाहिए ना आपको, तो दे दिया ना 4 और 2 6, 6 देते ही ये लो जी -5 हमने दे दिया आपको। अब क्या आफत आ गई, अब क्या दिक्कत आ गई, अब क्यों गलत हो गया? अरे GI सेंटर से GI निकाल ली, OI सेंटर से OI निकाल ली, फिर भी 5 नंबर काट डाले आपने। अब क्या गलती कर दी हमने? गलती कर दी आपने,
क्या गलती कर दी आपने? गलती ये कर दी मेरे बाबू, नंबर ऑफ जीआई सेंटर से आपने जीआई निकाल लिए, नंबर ऑफ ओआई सेंटर से आपने ओआई निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिया। आप ये भूल गए कि कुछ जीआई और ओआई कॉमन भी हो सकते हैं। आप ये भूल गए कि कायरल कार्बन की प्रेजेंस से या जीआई सेंटर की प्रेजेंस से दोनों के नंबर्स में डिफरेंस आ सकता है। तो नंबर ऑफ जीआई सेंटर से जीआई नहीं निकालना, नंबर ऑफ ओआई सेंटर से ओआई मत निकालना। पहले सबसे पहले यह देखना नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं। मतलब जीआई सेंटर प्लस ओआई सेंटर कितने हैं? साहब दो तो जीआई सेंटर हैं, एक ओआई सेंटर है, तो लिखो 2 + 1, 2 जीआई सेंटर, एक ओआई सेंटर, टोटल 3 है, टोटल 3 स्टीरिक सेंटर हैं। लेकिन सर वो स्टीरियो सेंटर नहीं पूछ रहा है, स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है। पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर निकालने के बाद अब निकालिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। फॉर्मूला 2 की पावर n अगेन। मतलब अब आपको n की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है एक साथ। जैसे ही वो वैल्यू पुट करोगे आपको 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 यानी 8, 2 दूना 4, 2 8 आइसोमर मिलेंगे। दिस इज आवर आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? जीआई सेंटर से जीआई और ओआई सेंटर से ओआई अलग अलग निकाल के जोड़ने का नहीं, बल्कि जीआई सेंटर और ओआई सेंटर को एक साथ क्लब करके डायरेक्ट स्टीरियो आइसोमर्स निकालने हैं। 2 की पावर n में n की वैल्यू रखनी है, यानी कि 2 की पावर n लगाना फॉर्मूला, और यहां जो n है इसका मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे आ रही है ना समझ में? तो मेरे बच्चों कुल मिला के आपको मैंने कुछ काम की चीजें बताई। जीआई सेंटर से रिलेटेड एक चीज और बताता हूं। जीआई सेंटर का एक और सवाल बन सकता है, और वो सवाल है ये, आपसे कह दिया जाए मेरे बच्चों कि बताइए, क्या बताइए, ये बोर्ड कैसा लग रहा है? ये बताइए, ये नया एक्सपेरिमेंट हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ जीआई सेंटर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे देखेंगे। डियर स्टूडेंट, ये रही एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस पे यहां एक CH3 लगा रखा है मैंने, यहां भी एक CH3 लगा रखा है। साइकिल में साइक्लोएल्केन में जीआई सेंटर ढूंढने का तरीका, कार्बन कार्बन जिन पे sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। देखते रहो अभी आप, साइकिल में दिक्कत आती है बच्चों को, ए साइक्लिक वाले तो कर लेते हैं। कार्बनों पर तो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इन कार्बनों पर जो दो दो चीज लगी हो वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। कार्बन पे तो एक एक ही चीज लगा रखी है आपने, आप कह रहे हो दो दो चीज, दो ही लगी हुई है। ढंग से देख, दो कहां लगी हुई है बे, एक ही तो लगी हुई है, दो लगी हुई है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बता, कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी? सर 4 होती है। हाँ 4 होती है। तो इस कार्बन पर एक तरफ ये लगा हुआ है, एक तरफ ये बॉन्ड है, एक तरफ आपने CH3 लगा दिया, तो चौथी चीज कौन सी होगी? H होगी कि नहीं होगी? अरे वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगाओगे कि नहीं? तो देखो इस कार्बन पर 2 चीजें आ गई, ऐसे इस पर भी 2 चीजें हैं, एक CH3 दूसरी H। मैंने वापस
सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, वापस सुनिए। कार्बन मिलने चाहिए मुझे दोनों पे होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड एवरी sp3 कार्बन हैव टू डिफरेंट ग्रुप, एक H एक CH3, एक H एक CH3। एक ही कार्बन पे दोनों चीजें सेम नहीं होनी चाहिए, भले ही कैसे भी हो। अब इस कार्बन पे दोनों अलग अलग है, इस पे भी दोनों अलग अलग है, इन दोनों से मिलके बने इस सेंटर को ही बोला जाता है जीआई सेंटर। यही है जीआई सेंटर, साइकिल में जीआई सेंटर यही है। वापस देखो मेरा बाबू, बाबू वापस देखो, ये है एक स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये लो, और बताओ इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ जीआई सेंटर्स कितने हैं? ध्यान से सुन लें। sp2 कार्बन जीआई सेंटर नहीं बनाएगा साइकिल में। देखो ये sp2 है, ये sp2 कार्बन, ये sp2, ये sp2, ये sp3, ये sp3। इसका मतलब इसमें तो कोई जीआई सेंटर पॉसिबल ही है। ये है, ये जीआई सेंटर है। इतनी दूर कहीं भी हो चलेगा। इस कार्बन और इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप मिलके एक जीआई सेंटर बनाएंगे। एक बार ये दोनों CH3, ये CH3 लगे हैं, देखो ये CH3 लटका रखे हैं, ये कोई अगरबत्ती नहीं लगा रखी है मैंने, CH3 है। एक बार दोनों CH3 वेज पर आएंगे, एक बार एक CH3 वेज पर, दूसरा डैश पर जाएगा। जब दोनों वेज पर आ जाएंगे या दोनों डैश पर आ जाएंगे तब तो बनेगा सिस। एक वेज पे और दूसरा डैश पे चला जाएगा तो बनेगा ट्रांस। मेरे बच्चों, इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पढ़ते रहें। हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, शाबाश। अच्छा, जहाँ भी डाउट हो पूछ लो। ठीक है, ओके 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 ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर एक नया टॉपिक उठाएंगे, नए क्वेश्चन नंबर 24 तक आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में 25वें सवाल से चालू होगा। यही सिलसिला तब तक चलेगा जब तक पूरे 150 क्वेश्चंस आप तक ना पहुंचा दिए जाएं। जैसे ऑर्गेनिक के 150 क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे, बस ये मान लेना कि ऑर्गेनिक के सारे सवाल इन्हीं से आएंगे। इसी के साथ गुड नाइट, नमस्कार, राम राम मेरे बच्चों।